हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। एंड आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। कल आपका हिंदी का एग्जाम है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। लेकिन ये वीडियो मैं बना रही हूँ उन सभी के लिए जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन करते हैं और उनको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो पहले मैं अपना स्कोर बता देती हूँ, अपनी स्टोरी बता देती हूँ कि मेरा पूरा जो रिजल्ट था 12th का, उसमें सबसे कम मार्क्स मेरे हिंदी में ही आए थे। जबकि हिंदी मेरा सबसे, इकोनॉमिक्स के बाद जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो मेरा हिंदी ही है और हिंदी के बारे में बहुत पैशनेट रहती हूँ। लेकिन मेरा जो स्कोर था वो हिंदी में काफ़ी कम आया था। तो मैंने ऐसी क्या मिस्टेक्स करी जिसकी वजह से मेरा स्कोर काफ़ी कम हो गया, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि हिंदी का एग्जाम कल है और लास्ट मिनट में आज बहुत सारे लोग अभी प्रेपरेशन करना शुरू कर रहे होंगे, अभी उन्होंने किताब उठाई होगी। तो क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है पेपर में, अदरवाइज आपका स्कोर उसमें बहुत कम हो जाएगा। मैंने एक्सपेक्ट किए थे मेरे कुछ 98 99 के आसपास मार्क्स आएंगे, बट मेरे मार्क्स हिंदी में आए थे 89, जो कि मेरे लिए बहुत ही बुरे थे क्योंकि मेरा पूरा परसेंटेज उसकी वजह से कम हो गया था। और जो मैंने DU में एडमिशन लिया उसमें बेस्ट 4 में से मुझे हिंदी को निकालना पड़ा क्योंकि हिंदी में मेरे मार्क्स काफ़ी कम थे। वो उसको अगर मैं यूज़ करती तो मेरा बेस्ट 4 बहुत ही घटिया चला जाता। तो मेरा रिजल्ट जो था वो हिंदी की वजह से बेकार हो गया था, जिसका बहुत दुख है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको हिंदी को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। पेपर का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब वैसे पेपर नहीं आता जैसा उस टाइम पे आता था। अब डिफिकल्टी लेवल थोड़ा और बढ़ गया है और आपको डिटेल्स में जाना पड़ेगा। उस टाइम पे आप डिटेल्स में ना भी जाओ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा आते थे तो आप कर सकते थे। लेकिन आज के टाइम में जैसा पेपर सेट हो गया है उसमें आपको डिटेल्स में जाना ही जाना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। 3 किताबें हैं, वितान भाग 2, आरोह भाग 2 और तीसरी किताब है अभिव्यक्ति और माध्यम। अब बात कर लेते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा है। 40 नंबर के आपके MCQs आएंगे, 40 नंबर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। 40 नंबर के MCQ में मैंने लिख रखा है क्योंकि पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया है तो उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। MCQs जो आपके आएंगे 40 नंबर के, उसमें आपके कुछ 45 MCQs होंगे, उनमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं। अब उनके अंदर 40 में से मार्क्स देख लेते हैं कितना कितना किस में से आएगा। आपका अपठित गद्यांश आएगा 10 मार्क्स का, 10 MCQs होंगे। ये आपका कोई भी अपठित गद्यांश, जिसको अनसीन कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं इंग्लिश में, वो आपका आएगा, कहीं से भी दे देंगे। उसमें से आपको 10 MCQs अटेम्प्ट करने हैं, 10 नंबर के वो होंगे। उसके बाद में आपका अपठित पद्यांश, जो कि अनसीन आपका जो पोएम वगैरह आती है वो आपकी आएगी। उसमें से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। थर्ड आपकी किताब है अभिव्यक्ति और माध्यम, जिसमें जनसंचार वगैरह के बारे में बात की गई है। उसमें से आपका आएगा 5 मार्क्स का 5 क्वेश्चंस आपके आएंगे। ठीक है, तो ये आपका 20 मार्क्स का हो गया और आपके 20 क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद में MCQs में आरोह में से आपके आएंगे 10 मार्क्स के क्वेश्चन। 10 में से आपके 5 होंगे पठित पद्यांश में से और 5 होंगे पठित गद्यांश में से। गद्यांश पद्यांश क्या होता है? गद्यांश मतलब स्टोरी, पद्यांश मतलब पोएम, कविता। ठीक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के आएंगे। उसके बाद में वितान से आपके 10 नंबर के MCQs आएंगे। आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वितान से नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक ये टिप है, अगर आप आज प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आपको सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, नहीं हो पाएगा, तो आप वितान को स्किप कर दीजिए पूरा। अगर, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा MCQs के लिए, पूरी किताब पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो सके तो सैम्पल पेपर्स में से देख लीजिए कुछ कि वितान से क्या क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं, या आप वितान को कंप्लीटली स्किप कर दो क्योंकि इसमें से केवल 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप 90 मार्क्स की प्रिपरेशन लगभग तो करके जाओ। 80 नंबर का पेपर है तो आप लगभग 70 नंबर की प्रिपरेशन करके जाओ। 10 नंबर का वितान है, वितान को हटा दो क्योंकि पूरी किताब आपको पढ़नी पड़ेगी। ये मेरी तरफ से टिप है। अगर मैं होती और मेरा प्रिपेयर नहीं होता तो मैं वितान को बिल्कुल ही स्किप कर देती। 1-2 क्वेश्चन तो अपने आप बन ही जाते हैं लॉजिक से, जितना आपने पढ़ रखा है उसके लिए आपको पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका जो पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 के बारे में बात कर लेते हैं। पार्ट 2 में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पार्ट 2 में भी आपकी 2 किताबों से आएगा, जो है आरोह भाग 2 और अभिव्यक्ति और माध्यम से आपका क्वेश्चन आएगा। आरोह से आपके 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और आपका जो अभिव्यक्ति और माध्यम है उससे भी आपके 20 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे।
अभिव्यक्ति और माध्यम में चैप्टर्स कौन कौन से आएंगे ये आप नोट कर लो। 3rd, 4th, 5th, 11th, 12th और 13 चैप्टर आएंगे, इसके अलावा कोई चैप्टर्स नहीं आएंगे। वितान से 0 बटा सन्नाटा एक भी चैप्टर नहीं आएगा। आरोह में से बाकी सारे चैप्टर्स आएंगे। कौन से डिलीटेड चैप्टर्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, वो आप नोट कर लो, आपको वो नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। पहला है सहर्ष स्वीकारा है, ये पोएम है गजानन मानव मुक्तिबोध की, ये नहीं आएगी। फिर है गजल फिराक गोरखपुरी की, ये नहीं आएगी। आपका गद्यांश में से चार्ली चैपलिन यानी हम सब, ये चैप्टर नहीं आएगा। उसके बाद में नमक जो चैप्टर है वो आपका नहीं आएगा। वितान से डायरी के पन्ने, डायरी ऑफ अ यंगल जो एन फ्रैंक की है, वो आपका चैप्टर नहीं आएगा। इन डिलीटेड चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ध्यान आप इन चीज़ों में दीजिए कि आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। ऑलराइट, अब आ जाते हैं कि यूट्यूब चैनल आप कौन से फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद में मैं मिस्टेक्स बताऊंगी, मेरा स्कोर क्यों कम हो गया था और आपको क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। तो यूट्यूब चैनल जो मैंने अभी देखा, उस टाइम पे तो मैंने हिंदी अपने आप से प्रिपेयर की थी, पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी मेरी यही थी कि मैंने किताब पढ़ी थी, और क्योंकि मैं हिंदी के बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ, तो मैं अपने आप से बहुत चीज़ें सोचती हूँ और बहुत ज़्यादा लिख देती हूँ, तो वो मेरी बहुत मिस्टेक रही थी। आगे उसके बारे में बात करेंगे। यूट्यूब चैनल जो मैंने फॉलो किया था वो था जो मैंने फॉलो किया था उस टाइम पे, तो उस टाइम पे एक मेरी ही स्कूल की टीचर थी, वो बनाती थी वीडियोस, और उसमें उतना एक्सप्लेनेशन भी नहीं था, और मुझे नहीं लगता कि वो आपको हेल्प कर पाएगा। आज के टाइम पे जो बेस्ट चैनल मुझे लगा वो है मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियो, आप देख सकते हो। जो आपको चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियोस देख सकते हो, या फिर एकलव्य स्टडी पॉइंट एक चैनल है, आप उनकी देख सकते हो। एक अड्डा 47 का वीडियोज़ हैं, इस पर वो देख सकते हो। बट बेस्ट आपके लिए रूपाली मैम के लेक्चर जो है मैग्नेट ब्रेन्स के, वो आप देख सकते हो। फास्ट फॉरवर्ड करके देखना, बहुत जल्दी जल्दी आपको मेन चीजें आ जानी चाहिए, वहां से आप कवर कर सकते हो। अब आ जाते हैं कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करी थी जिसकी वजह से मेरा स्कोर नीचे चला गया था। बिलीव मी, हिंदी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं हिंदी के बारे में बहुत पैशनेट हूँ, मैं अलग से किताबें पढ़ती हूँ, बट मेरा स्कोर अच्छा नहीं आया था मेरे हिसाब से। तो मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैंने की थी, मैंने पूरे साल हिंदी को एज अ पैशनेट रीडर पढ़ा था, ना कि उसको कंप्लीट करने के चक्कर में रही मैं। तो वो मैं जो जो चैप्टर्स मुझे अच्छे लगते थे वो मैं इसको डिटेल में जा करके पढ़ती थी, और वो चीज़ें अवॉइड कर देती थी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप मत करिए, डोंट टेक हिंदी लाइटली। सबसे पहला डिस्क्लेमर यही है कि हिंदी को लाइटली मत लो, इसकी वजह से आपका परसेंटेज बहुत नीचे जा सकता है, इसलिए आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहला, एक भी सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं किया था मैंने। मेरे स्कूल में टीचर्स बोलते थे सैम्पल पेपर सॉल्व करने को, बट मुझे लगा कि मैं तो हिंदी में इतनी कॉन्फिडेंट हूँ, और वो मेरा कॉन्फिडेंस जो था ओवर कॉन्फिडेंस कब बदल गया उसमें देर नहीं लगी, ठीक है। तो आप ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, उसमें आपको सैम्पल पेपर एक सॉल्व करना है। सैम्पल पेपर से क्या होता है, सैम्पल पेपर से आप टाइम ड्यूरेशन में पेपर को अटेम्प्ट करना सीख जाते हो। मैं क्या करती थी, मेरा टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता था, या तो मैं बहुत कम टाइम में कंप्लीट कर देती थी पेपर, और उसमें बहुत सारी चीज़ें छूट जाती थी जो उसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया सैम्पल पेपर आपको सॉल्व करना है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्वेश्चंस क्या क्या आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। दूसरी को जो मिस्टेक मैंने की थी वो मैंने ओवर एक्सप्लेनेशन की थी। डोंट ओवर एक्सप्लेन एनीथिंग। मुझे लगा कि मैं तो मास्टर हूँ इसकी, और मैं तो इसमें जो मुझे समझ में आता है मैं वो लिख के आ जाऊंगी, और मैंने बहुत ज़्यादा उसमें लिखा था। मेरी 3-4 शीट्स भर गई थी, जो कि नहीं करना है। बहुत ज़्यादा मत लिखिए। एग्जामिनेशन जो आपका कॉपी चेकिंग जो करते हैं उनका दिमाग खराब हो जाएगा इतना सारा देख के, वो पहले ही काट पीट के आपको 2-3 नंबर जो सही लगेगा वो दे देंगे, क्योंकि वो उतना पढ़ ही नहीं पाएंगे जितना आप लिख के आए हो। ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है, मैंने बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन किया था। थर्ड चीज़ है इग्नोरिंग क्वेश्चंस डिमांड। मैं वो लिखती थी जो मुझे समझ में आता था, और कभी कभी क्वेश्चन की डिमांड से ज़्यादा लिख के मैं आई थी बहुत सारे क्वेश्चंस में। एक अगर क्वेश्चन पूछा है उसमें जो नहीं पूछा है आप उसको तो बिल्कुल भी एड्रेस मत करो। अगर नहीं आता है तो बात अलग है, अगर आता है तो आप उतना ही लिखो जितना उसमें पूछा गया, उसको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने डिमांड ऑफ क्वेश्चन को हटा करके शुरुआत ही किसी और चीज़ से कर दी। बीच में कहीं पे एड्रेस किया अगर डिमांड को, तो पढ़ने वाले को क्या पता कि बीच में इसने एड्रेस किया है इस क्वेश्चन को। वो मेरी दूसरी मिस्टेक थी, मैंने इग्नोर कर दी उसकी क्वेश्चन की डिमांड। दूसरी नहीं, तीसरी मिस्टेक थी। चौथा जो मैंने किया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लिख रही थी, बल्कि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है हिंदी में, लेकिन मैंने एग्जामिनेशन पेपर में इतनी घटिया राइटिंग लिखी थी, जैसे चीटे रेंग रहे हो बहुत सारे, तो मैंने बहुत ही घटिया कर दिया था उसमें, बहुत ही बेकार राइटिंग थी मेरी। तो जितनी अच्छी राइटिंग आप लिखोगे, जितना कम लिखोगे, उतना ज़्यादा आप टीचर को अट्रैक्ट कर पाओगे कि वो आपको पूरे नंबर दे। तो मैंने बहुत घटिया राइटिंग लिखी थी।
और फिफ्थ मिस्टेक जो हम सब करते हैं वो है अपने आप से आंसर्स बनाना। ठीक है, हालांकि आपको आंसर्स अपने आप ही बनाने हैं, लेकिन क्योंकि मैं उसका मास्टर समझती थी अपने आप को, तो मैंने उसमें कुछ भी समझ समझ के लिखना शुरू कर दिया जो मेरी अपनी थिंकिंग थी। वो नहीं करना है। जो आंसर, क्योंकि चेकर को नहीं पता है कि आप इसमें कितने इंटरेस्टेड हो इन टॉपिक्स में, उसको तो ये बस है कि उसने जितना पिछले से वो करता आया है, जितने आंसर्स उसको पता है, उसी से कुछ रिलेटेड आपके आंसर में मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिलता है तो वो आपको मार्क्स नहीं देने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये 5 मिस्टेक जो मैंने आपको बताई, सैम्पल पेपर जरूर सॉल्व करो, ओवर राइटिंग मत करना, ओवर एक्सप्लेनेशन मत करना, इग्नोरिंग क्वेश्चन डिमांड इज द थर्ड मिस्टेक, डोंट डू दैट। उतना ही लिखो जितना क्वेश्चन की डिमांड है। फोर्थ इज अच्छी राइटिंग लिखो, पुअर राइटिंग नहीं लिखनी है, गंदी राइटिंग मत लिखो, इंप्रेशन बहुत खराब जाएगा। फिफ्थ इज अपने आप से कहानी गाथाएं लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जो आपके टीचर ने बताया उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता आपको लिखना है। तो ये 5 मिस्टेक्स ही आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी, इनको नहीं करना है, अदरवाइज आपके स्कोर नीचे चले जाएंगे, उसकी वजह से आपका परसेंटेज बहुत ही घटिया हो जाएगा। ठीक है, अगली वीडियो आई थिंक इंग्लिश की स्ट्रैटेजी के बारे में होगी, उसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी क्या स्ट्रैटेजी थी और मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको हिंदी में कोई भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, आज मैं एड्रेस करूंगी। स्ट्रैटेजी पे ज़्यादा ध्यान देना, आंसर राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान देना, कंटेंट अगर नहीं भी ज़्यादा पता है तो भी काम चल जाएगा। थोड़ा थोड़ा लॉजिक से भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। एमसीक्यूज को कैसे डील करना है मैंने जो बताया, अगर अभी शुरू किया है हिंदी के प्रिपरेशन करना तो वितान को कैंसिल कर दो, उसको मत पढ़ो, क्योंकि उसमें 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा और उसमें पूरी किताब अच्छी खासी पढ़नी पड़ेगी, तो उसको अवॉइड कर दो। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस टाइम पे ज़रूरी है यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करना, फटाफट से फास्ट फॉरवर्ड करके उनकी वीडियोस देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, आई होप यू विल डू बेस्ट एंड यू विल डू फैंटास्टिक। हैव फेथ, कीप लर्निंग एंड अच्छा करके आओ। बाय।